गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर है वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अपनी पिछली कक्षा में भाषा, व्याकरण, लिपि एवं बोली के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं, जिसमें भाषा, व्याकरण, लिपि एवं बोली, इसमें व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार भी था। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि खंड नहीं किया जा सकता। तो वर्ण ही सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। तो चलिए आगे हम वर्ण के बारे में विस्तार से समझते हैं। वर्ण भाषा की में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। तो भाषा में ध्वनि की, यानी जो आवाज़ होती है, जो हम साउंड निकालते हैं, अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं, तो भाषा की जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण के टुकड़े या खंडित हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण के योग से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के योग से एक एक वर्ण को जोड़कर हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण का टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला ही कहलाता है और एक एक वर्ण को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। एक एक वर्णों को जोड़ने से शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे गाड़ी शब्द है गाड़ी, तो वर्ण हम जोड़ेंगे ग जोड़ आ जोड़ र जोड़ ई, तो क्या बना गाड़ी। ग जोड़ आ जोड़ र जोड़ बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हुआ गाड़ी। हिरन, यह शब्द है हिरन, तो ह जोड़ ई जोड़ र जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, हिरन। माला, म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ, माला। सेब, स जोड़ ए जोड़ ब जोड़ अ, सेब। तो इस प्रकार एक एक वर्ण को जोड़ने से शब्द का निर्माण हुआ। तो एक एक वर्ण को जोड़ने से भी शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं हिंदी में वर्णमाला के बारे। तो हम वर्णमाला पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हमको पहले से ही पता है। तो आज हम फिर से एक बार वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्ण क्या है ये पता हो गया, और किस प्रकार एक एक वर्ण को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है ये भी हम देख चुके हैं। तो आगे हम हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही हम समझते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो हमें पता है कि वर्णों का समूह, एक एक वर्ण का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन्हें स्वर व्यंजन, अयोग्य संयुक्त व्यंजन तथा अन्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें स्वर में आते हैं। स्वर तो हम समझेंगे, स्वर का अर्थ होता है आवाज़, जो हम साउंड निकालते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, तो ये स्वर है। तो हम जब सीखते हैं पढ़ने के लिए, जब
हम नर्सरी में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है आवाज़ निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार के आवाज़। तो ये स्वर होता है आवाज़। जैसे स्वर में आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो हम अपने मुंह से आवाज़ अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन वर्ण में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये हो गए क वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो गए ट वर्ग। प, फ, ब, फ, म, ये हो गए प वर्ग। तलब्या श, पेटकटा श, स, ह, ये हो गए उस्म। आगे देखेंगे च, छ, ज, झ, या, ये हो गया च वर्ग। त, थ, द, ध, न, ये हो गया त वर्ग। य, र, ल, व, यह हो गया अंतस्थ व्यंजन। तो स्वर है 11। स्वर का अर्थ होता है आवाज़, जो हम साउंड निकालते हैं, हमारे मुंह से अलग अलग जो ध्वनि निकलती है, तो ये हो गए स्वर। और स्वर है 11 और व्यंजन है 33, कुल है 33। तो देखते हैं आयोग वाह। आयोग वाह में आते हैं अंग और आ, जो 2 हैं। और संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि इसमें 2 वर्ण जुड़ा है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आयोग वाह मतलब ये अलग ही है, इसे शब्द नहीं निर्माण होता है, ये अलग तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। आयोग वाह में संयुक्त व्यंजन है, 2 वर्णों के मिलने से संयुक्त बना है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और अन्य, अन्य में आता है अड़, अढ़ और अड़, ये 2 अन्य है, अन्य वर्ण है। तो हमें स्वर और व्यंजन वर्ण, हिंदी के वर्णमाला ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में वर्णों को उच्चारण के दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं स्वर के बारे में। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भेद हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लुप्त स्वर। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में स्वर को बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लुप्त स्वर। तो देखते हैं कि स्वर क्या है और उनके भागों को देखते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम देखेंगे। स्वर परिभाषा है, स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्रता रूप से बोला जा सकता है। स्वरों के उच्चारण में मुख्य मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से स्वतंत्रता रूप से, स्वतंत्र से हम बोल सकते हैं। हमें कोई भी स्वर को उच्चारण करने के लिए कोई भी बाधा नहीं होती है, हम अपने मुंह से स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं स्वर में। तो हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर का प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम पढ़ा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वरों के प्रकार में है 3, जिसे हमने देखा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व मतलब कम समय लगता है। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए हमें कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 हैं अ, ई,
उ और री, यानी कि ह्रस्व में कम समय लगता है हमको। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उसे ही ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी कि दीर्घ क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उच्चारण करने के लिए, तो उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा ओ। तो हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर भी समझ में आ गई है। अब हम आगे पुलुप्त स्वर देखते हैं कि पुलुप्त स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में पुलुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। पुलुप्त स्वर में देखिए, ह्रस्व स्वर हमने पढ़ा कि इसमें कम समय लगता है, थोड़ा ही समय, इसका उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना लगता है, और पुलुप्त स्वर में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय हमें उच्चारण करने में लगता है, यानी लंबा समय लगता है पुलुप्त स्वर में। जैसे कि ओम, हम जब उच्चारण करते हैं तो ओम करते, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो ये हो गया पुलुप्त स्वर। तो हमें स्वर में स्वर की तीनों भेद के बारे में पता चला कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर क्या है, तो हम समझ चुके हैं। बस हमें यही समझना है स्वर में कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पुलुप्त स्वर में उससे 3 गुना समय लगता है उसका उच्चारण करने में। अब हम आगे समझते हैं अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवा। तो प्रस्तुत चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह इनका अलग अलग रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। तो स्वरों की मात्राएं हमें पता है, इसलिए हम आगे अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, अयोगवाह के बारे में समझेंगे और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है प्रस्तुत चित्र के अनुसार हम देखकर समझेंगे। अयोगवाह, उपरोक्त स्वरों की मात्राओं के अतिरिक्त अयोगवाह ध्वनि के लिए भी मात्राओं का प्रयोग होता है। ये हैं अयोगवाह में है अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। तो अनुस्वर सबसे पहले देखेंगे। अनुस्वर ध्वनि नाक से निकलती है, इसका जो उच्चारण होता है वह नाक से होती है और इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है, जैसे अंतर, संकट, अंगूर आदि। तो इसका उच्चारण नाक से होती है अनुस्वर का। अनुनासिक, अब हम दूसरा देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण के लिए मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। तो अनु और नासिक का अर्थ है अनु मुंह और नासिक नाक, मुंह और नाक। तो अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण के लिए मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। इसकी मात्रा को आम भाषा में चंद्र बिंदु कहा जाता है, जैसे चांद, हंसी तथा दांत आदि। विसर्ग, विसर्ग देखेंगे, यह भी अनुस्वर की तरह स्वर के बाद लगाया जाता है। विसर्ग यह भी अनुस्वार के अनुसार ही स्वर के बाद लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह ही होता है, जैसे प्राया, प्रता, दुख आदि। अयोगवाह को वर्ण स्वर नहीं माना जाता, चूंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। अनुस्वर, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग सदा स्वरों के बाद ही किया जाता है। ये व्यंजनों की तरह स्वरों से पहले भी नहीं आते।
अतः इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। अतः अयोग वह ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन। तो इस प्रकार हम स्वर के बारे में भी समझ चुके हैं कि स्वर क्या है। स्वर के 3 भाग हैं। स्वर है हर्षवा स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर, ये हम समझ चुके हैं। फिर आगे हम आयोगवा। आयोगवा में अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, इसका उच्चारण मुंह से, मुंह के अलग अलग किस भाग से की जाती है। तो प्रस्तुत चित्र को देखते हैं। नासिका नाक से, दंत दांत से, ओष्ठ से, तल्लू मुंह तल्लू से, कंठ से, गला से, किस प्रकार अलग अलग स्वरों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होती है। तो प्रस्तुत चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं। तो हमें वर्ण समझ में आ गया। वर्ण में वर्णमाला, स्वर की संख्या, स्वर कितने हैं, तीनों स्वर के बारे में हम समझ चुके हैं। आयोगवाह में अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम वर्ण और स्वर इतने ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या है और इसके वर्तनी तथा उच्चारण किस प्रकार से की जाती है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझते हैं।